मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं ओपी गुप्ता फूड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 73। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि पेपर पल्प इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इनमें से 4 फूड दिए हुए हैं, आपको सही आंसर बताना है। पेपर पल्प सोडियो प्लास्टिक फूड का एग्जाम्पल होता है। क्लियर? चलिए हम कुछ एग्जाम्पल आपको दोबारा से रिवाइज करवा देते हैं। ऐसे फूड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उनको हम न्यूटोनियन फूड कहते हैं। और उन न्यूटोनियन फूड को अगर हम देखें तो वो उनकी लाइन जो है मुझे कुछ इस तरीके से मिलती है। जो इस लॉ को फॉलो करते हैं उनको न्यूटोनियन फूड कहते हैं। बाई एक्सिस में टाउ आता है, स्ट्रेस आता है, और एक्स एक्सिस में रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या फिर जिसे हम रेट ऑफ स्ट्रेन dy/dy बोलते हैं। ठीक, इनके बीच में कर्व बनाएं, सीधी लाइन मिले, इसका मतलब फूड हमारा न्यूटोनियन फूड है। न्यूटोनियन फूड, पहला हमारा एग्जाम्पल मैंने बोला कि न्यूटोनियन फूड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। ठीक, इनके लिए जो बेसिक इक्वेशन है टाउ इक्वस टू म्यू du/dy की पावर है। दिस इज द सिंपल बेसिक इक्वेशन। तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। राइट, n की वैल्यू 1 होती है। एग्जाम्पल क्या क्या है इनके लिए? वाटर एग्जाम्पल है। वाटर जो है इनके लिए क्या एक एग्जाम्पल है। वाटर न्यूट्रिएंट फूड है। इसी प्रकार से कैरोसिन, जो मिट्टी का तेल पहले आप लोग यूज करते होंगे, वो जो है एक क्या है? न्यूट्रिएंट फूड। और एयर, इनको हम अप्रॉक्स न्यूट्रिएंट फूड मानते हैं। दूसरा फूड है जिसे बोलते हैं डायलेटेंट फूड। डायलेटेंट फूड ऐसे होते हैं जिनकी n की वैल्यू इनके लिए मोर देन 1 होती है। इनका कर्व नीचे से आता है। दिस इज द डायलेटेंट फूड, दिस इज द न्यूट्रिएंट फूड। जिनके लिए n की वैल्यू 1 नहीं है वो सभी नॉन न्यूट्रिएंट है। जैसे कि डायलेटेंट फूड एक नॉन न्यूट्रिएंट फूड का एग्जाम्पल है, और नॉन न्यूट्रिएंट का फूड एग्जाम्पल है डायलेटेंट। इसमें कर्व ऊपर उठ रहा है, इसलिए याद रखिए ऐसे n की वैल्यू मोर देन 1 होती है। ठीक, n की वैल्यू मोर देन 1 होती है। और उसका एग्जाम्पल है बटर प्रिंटिंग इंक। प्रिंटिंग इंक अलग होता है, बटर प्रिंटिंग इंक जो है वो इस फूड का एग्जाम्पल है, बटर प्रिंटिंग इंक। ठीक, ऐसा और भी एग्जाम्पल है बट हम थोड़ा सा लिखा रहे हैं आपको। इसके अलावा अगर n की वैल्यू लेस देन 1 है तो ऐसे फूड को हम सोइडो प्लास्टिक फूड बोलते हैं। हम जो कई बार बता चुके हैं आपको, और फिर भी रिवाइज करवा देते हैं। सोइडो प्लास्टिक फूड हम इनको बोलते हैं जिनके लिए n की वैल्यू लेस देन 1 होती है। सीधा मतलब है लेस देन 1 होती है तो यहाँ पर क्या है कि कर्व उनका झुकेगा, नीचे को आएगा। ठीक, दिस इज द सोइडो प्लास्टिक फ्लूइड। सर एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। पेपर पल्प, जो कि अभी आपके क्वेश्चन में था कि पेपर पल्प किसका एग्जाम्पल है, तो सोडियो प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। रबर सस्पेंशन टाइप के जो पेंट होते हैं, रबर सस्पेंशन पेंट। ठीक, अगेन इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सोडियो प्लास्टिक फूड। और ऐसे ही जो बार्निश होती है जिसे बोलते हैं इनामिल्स बार्निश, तो अगेन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सोडियो प्लास्टिक फूड। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें आइडियल प्लास्टिक की, तो आइडियल प्लास्टिक को भी हम समझ सकते हैं। आइडियल प्लास्टिक में क्या है कि जो हमारी बेसिक इक्वेशन थी टाउ इक्वेशन, बिल्कुल बेसिक इक्वेशन b + a
और du/dy की पावर n। ठीक, अगर जो प्लास्टिक आइडियल प्लास्टिक फूड होते हैं जो वो होते हैं जिनके लिए b की वैल्यू जीरो नहीं होती है, जैसे कि सोडियम प्लास्टिक, डायटेन, न्यूट्रन, इनके लिए इन सब के लिए b की वैल्यू जीरो होती है। बट अगर b की वैल्यू जीरो ना हो, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको टाउ नॉट कर सकते हैं, जैसे सी स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस ऐसे बोलते हैं, और ए होने के लिए जैसे लाएगा विस्कोसिटी ही हो। ठीक, और du/dy, अगर पावर n की वैल्यू 1 हो जाए, n की वैल्यू 1 हो जाए, b की वैल्यू टाउ नॉट हो जाए और a की वैल्यू म्यू हो जाए, तो ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, क्लियर? आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, इनको हम दूसरा नाम देते हैं जो बहुत फेमस नाम है बिंघम प्लास्टिक। बिंघम प्लास्टिक, क्लियर? एग्जाम्पल क्या कहें, जब नाली की सफाई होती है बड़े बड़े नालों के तो सीवेज निकलता है, तो वो सीवेज सिलज जो है बिंघम प्लास्टिक कहलाता है। ठीक, इसके अलावा जब हम रिफाइनरी में काम कर रहे होते हैं या फिर गेल में काम कर रहे होते हैं और फिर हम जाते हैं ऑयल निकालने, ज़मीन से खुदाई करते हैं, तो ड्रिलिंग जो मड निकलता है उसकी नेचर भी बिंघम प्लास्टिक की जैसी ही होती है। क्लियर? इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बिंघम प्लास्टिक जो होता है वो एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसका कर्व मुझे यहाँ से देखने को मिलता है। ये जो वैल्यू है जो आगे डिफॉर्मेशन होने से पहले चाहिए, इतनी पहले लगाइए, उसके बाद डिफॉर्म होना स्टार्ट होगा। इतनी लगाओगे तो उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा, उसके बाद चेंज होना शुरू करेगा इस वैल्यू को लेने के बाद। तो ऐसे फ्लूइड को हम बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं। ठीक, ये कार्बन का। फिर जो वाई एक्सिस है इसके थ्रू हम दिखाते हैं आइडियल फ्लूइड को। आइडियल फ्लूइड वो होते हैं जिनके लिए, देखिए यहाँ पर आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड ये वो होते हैं जिनके लिए विस्कोसिटी जीरो होती है और इस वजह न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इनकी वैल्यू टाउ भी इनके लिए क्या होता है, जीरो। नो विस्कोसिटी नो शियर। चाहे इनका जो है मोशन किसी भी प्रकार का हो, लिखो ऑलवेज रिगार्ड्सलेस ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड, कैसा भी मोशन ही क्यों ना हो, समझिए। इसी में एक और फ्लूइड आता है जो एक्स से डिपेंड होता है, इसको हम आइडियल सॉलिड बोलते हैं। आइडियल सॉलिड होता है जिसके लिए टाउ की वैल्यू जीरो रहेगा। ठीक, और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन मुझे जैसा है वैसा मिलेगा। क्लियर? टाउ की वैल्यू उसके लिए हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। जो फ्लूइड एक्स से दिखाए जाते हैं उनके लिए वो आइडियल सॉलिड होते हैं। आइडियल सॉलिड, आदर्श ठोस, आइडियल सॉलिड। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 361। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन का आंसर अपने दिन रखता है ना। इस तरीके से आपको पढ़ाते हैं जिससे कोई भी डाउट किसी प्रकार का नहीं रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 362 कह रहा है कि अ गैस सिग्निफाइज absence ऑफ डेंसिटी, कैन रजिस्ट शेयरिंग एक्शन, इज इनकम्प्रेसिबल, ये सुपर क्रिटिकल वेपर। देखो ये 3 सेंटेंस फेंक हैं, गलत हैं। सिग्निफाइज absence ऑफ डेंसिटी कह रहा है गैस जो होती है वो गैस का मतलब क्या है, गैस का मतलब डेंसिटी उसकी कुछ नहीं होती है, बहुत कम होती है, जीरो के बराबर। तो ये गलत, जीरो नहीं होती है, कुछ होगी, जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी। कैन रजिस्ट शेयरिंग एक्शन, लिक्विड जो होता है वो शेयरिंग एक्शन को रेस्ट करता है जबकि गैस नहीं कर सकती हैं, इसलिए ये गलत है। इज इनकम्प्रेसिबल, जो गैसेस होती हैं वो थोड़ी सी कंप्रेसिबल होती हैं। ठीक, देखते हो आप, हम कंप्रेसर यूज करते हैं, कंप्रेसर क्या करता है, गैसों को कंप्रेस ही तो करता है, इसलिए गलत है। ये सुपर क्रिटिकल वेपर, अगर वेपर को और हीट दी जाए
तो वो सुपर फॉर्म में चली जाती है, उसको इसलिए हम गैसेस को सुपर क्रिटिकल वेपर कहते हैं। अगर हम किसी वेपर को क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर के पार ले जाएं एनर्जी देके, तो ऐसी कंडीशन में ये सुपर फॉर्म में चली जाती है, तो हम कह सकते हैं गैस है ये सुपर क्रिटिकल वेपर। यानी वेपर की जो प्रमोटेड फॉर्म है दैट इज ए गैस। गैस को अगर आपको कंडेंस करना है, अगर उसको लिक्विफाई करना है, तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसको प्रेशर लगा दिया आपने, वेपर में प्रेशर लगाओ सीधे कंडेंस हो जाएगा, पर गैस को प्रेशर लगाने पर कंडेंस नहीं होगा। पहले उसको अपने एक टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर, वहाँ तक ठंडा करना पड़ेगा, और उसके बाद प्रेशर लगाओगे तो इजीली कंप्रेस वो इजीली लिक्विफाई हो जाएगा। बट अगर आपने उस टेम्परेचर से ऊपर रहते हुए प्रेशर लगाने की कोशिश की, तो कितनी ताकत लगा लो वो दोबारा से लिक्विफाई नहीं होगी। तो इसलिए हमें इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट आता है, जो थर्मोडायनामिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 363, द टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज। ठीक, कह रहे हैं कि जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज, जो बॉडी फ्लोट कर रही है उसका टाइम ऑफ ऑसिलेशन बढ़ाना है आपको, मतलब उसका आवर्तकाल बढ़ाना है। आवर्तकाल बढ़ाने का मतलब है कि एक चक्कर ज़्यादा देर में लगाए, हम ये चाहते हैं। ठीक, तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन फ्लोटिंग बॉडी इज लॉन्गर, मतलब टाइम टी के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी फ्लोटिंग बॉडी का जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, उसका फार्मूला होता है के स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू जी, और ये सब ब्रैकेट में होता है हमेशा की तरह। टाइम पीरियड जहाँ भी होगा वो फार्मूला ब्रैकेट में अंडरवुड में ही होगा। यहाँ पर जो के है दिस इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, जिस रेडियस में जायरेशन कर रहा है इस तरीके से, तो जे क्या हो गया, के हो गया इसकी वैल्यू, रेडियस ऑफ जायरेशन। यहाँ पर जीएम क्या है, जीएम क्या था, मेटासेंट्रिक हाइट, पढ़ाया था आपको, मेटासेंट्रिक हाइट, और जी क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ पे। तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है, मतलब टाउ टी के बारे में कह रहा है, टी लॉन्गर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इफ़ मेटासेंट्रिक हाइट इज इंक्रीज। और इसको बड़ा करते हैं, देखो टी में जो मेटासेंट्रिक हाइट से रिलेशन है वो उल्टा है, नीचे है, और वो भी अंडर रूट में है। तो जीएम अगर आप बढ़ाओगे तो टाउ कम होगा, लॉन्गर नहीं होगा, इसलिए 363 का आंसर ये गलत है। क्लियर? बी इंडिपेंडेंट ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट, तो ये भी गलत है, डिपेंड करता है आप गवाह हो। सी डिपेंडेंट ऑन द बायोंट फोर्स ओनली, कह रहा सिर्फ बायोंटिक फोर्स का डिपेंड करता है और किसी पे नहीं करता, तो ये भी गलत है। यहाँ बायोंटिक फोर्स दिख नहीं रहा आपको, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। ठीक, ये जो है मेरे प्यारे, मेरे मनमोहन, ये हम बोल सकते हैं कि टाउ इज द फंक्शन ऑफ जीएम मेटासेंट्रिक हाइट बट नॉट ए फंक्शन ऑफ बायोंटी फोर्स, बायोंसी फोर्स, एफ बी। समझ गए? डी ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दीज, इनमें किसी पर भी, इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। ठीक, तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, 364 कह रहा है द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू टैपरिंग पाइप। टैपरिंग पाइप कैसा होता है, ऐसा पाइप होता है। अगर कोई कोन है तुम्हारे पास, को काट दो, ठीक, हमने काट दिया, तो ए शेप जो बनती है वो टेपर्ड शेप होती है। कह रहा कि फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू टैपरिंग पाइप एट ए कांस्टेंट रेट। मैंने आपको बताया था कि अगर रेट कांस्टेंट है पाइप में तो इसका मतलब फ्लो स्टेडी स्टेट में होगा। जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ेगा, आप देखोगे किसी भी पॉइंट पर ले लो, इन सभी पॉइंट पर आपको लेने पर एक चीज़ खास बात आप देखोगे
कि वहाँ पर आगे बढ़ने पर एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बट जो भी होगी वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ए चेंज नहीं हो रहा, ए चेंज होगा नहीं तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं। तो इस वजह से मैंने बोला कि स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ना हो तब फिर वो स्टेडी स्टेट है। यहाँ पर ऐसा ही होगा, अगर हमने क्यू को चेंज किया, रेट को चेंज किया, तब ये इसी पॉइंट पर रहते हुए भी कम ज़्यादा होगी। अगर फ्लो बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर फ्लो कम होगा वेलोसिटी कम होगी। तो हमारा फ्लो कन्वर्ट हो जाएगा अनस्टेडी स्टेट में, अगर क्यू चेंज हो रहा होगा तब। बट यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है फ्लो हमारा कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर पहला केस है कि वो हमारा स्टेडी स्टेट में होगा। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एरिया कम होने की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो अगर डायरेक्ट किसी भी डायरेक्शन में स्पेस में एक्स में वाई में जेड में जाने पर वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर को चेंज होते हैं पैरामीटर, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। तो ये हमारा केस स्टेडी स्टेट प्लस नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन स्टेडी स्टेट यूनिफॉर्म गलत। ऐसा कब होता, अगर हमारा फ्लो कांस्टेंट होता और पाइप बिल्कुल एक समान रेडियस का होता, तो हमारा जा ऑप्शन ए को गवर्न करता, ऑप्शन ए के बारे में बताता। दूसरा स्टेडी स्टेट नॉन यूनिफॉर्म, ये हमारा आंसर है बी। ठीक, 364 का जो आंसर है वो है बी। सी ऑप्शन में जो कह रहा है कि अनस्टेडी स्टेट और यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जो सीधे पाइप में हो रहा है, और अनस्टेडी स्टेट का मतलब जो है कि फ्लो Q1 यहाँ से जा रहा है, फ्लो जो है वो फिक्स नहीं है, हम फ्लो को कम ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब यहाँ से कोई वाल्व है जिसके थ्रू फ्लो जा रहा है, तो हम वाल्व बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, कम कर रहे हैं, बढ़ा कर, ये सब कर रहे हैं। तो हमारा सी ऑप्शन मुझे मिलेगा अनस्टेडी स्टेट यूनिफॉर्म। डी में अनस्टेडी स्टेट नॉन यूनिफॉर्म, इसमें क्या है कि टेपर्ड तो है, डी ऑप्शन, डी को जी डी के बारे में बता रहा हूँ, टेपर्ड तो है बट फ्लो भी कांस्टेंट नहीं है, फ्लो जो है वो चेंज हो रहा है। फ्लो चेंज होने से हर पॉइंट वेलोसिटी चेंज होगी, इसलिए अनस्टेडी स्टेट होगा। और क्योंकि टेपर्ड है, डायरेक्शन साथ में देखोगे वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म या फिर अनयूनिफॉर्म है। तो भाई डी इस तरीके से। तो ओवरऑल 364 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 365 देखेंगे। कह रहा व्हाट टाइप ऑफ मोशन द फ्लूइड एलिमेंट अंडरगोज व्हेन इट चेंज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन सच दैट एंगल बिटवीन द टू साइड्स चेंज। क्लियर? कह रहे कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन द फ्लूइड एलिमेंट अंडरगोज व्हेन इट चेंज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन सच दैट एंगल बिटवीन द टू साइड चेंज। कह रहा है एंगल चेंज हो रहा है, तो क्या मतलब है, रोटेशन, वो रोटेट कर रहा है। ट्रांसलेशन, वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पर जा रहा है। देखो जो यहाँ से यहाँ जाएगा तो ठीक है, ये बॉडी मूवमेंट कर रही है, यहाँ पर हम उसको ऐसे एंगल की डायरेक्शन डेफिनेशन से नहीं देखेंगे। तीसरा लीनियर डिफॉर्मेशन, लीनियर डिफॉर्मेशन जब होता है लेंथ का बढ़ जाना वगैरह, तो वहाँ पर एंगल की बात नहीं आती। एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन का मतलब है कि चीज़ों का एंगल चेंज होना। जैसे ये बॉडी है, ठीक, तो ये सरफेस इतना एंगल बना रही है, बट हमने शियर फोर्स लगाया, शियर स्ट्रेस लगाया, तो बॉडी क्या हुई, अब यहाँ पहुँच गई। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हो, अब ये एंगल चेंज हो गया। पहले θ1 था, अब ये θ2। इस सरफेस से पहले θ1 था, अब इस सरफेस से θ2 हो गया। दिस इज, यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है। एंगुलर डिफॉर्मेशन कितना है, θ1 से θ2, θ1 माइनस θ2। दिस इज एंगुलर डिफॉर्मेशन, डिफरेंस जो आया। ठीक, तो एंगुलर डिफॉर्मेशन एंगल में कैसे पोजीशन चेंज होती है उसको डिफाइन करता है। 365 का डी आंसर है। एंगुलर डिफॉर्मेशन का मतलब है कि किसी चीज़ की पोजीशन चेंज हो रही है और उसकी वजह से किसी रेफरेंस से उसका एंगल चेंज हो रहा है। ठीक, 365 का डी यहाँ पर ये चीज़ फॉलो करती है। क्लियर है बात? एक व्यक्ति कह रहा है कि सर अगर हम मान लो यहाँ से यहाँ ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं सर, पहले हम यहाँ पर थे
फिर हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, तब भी तो हम किसी रेफरेंस के हिसाब से एंगल चेंज कर रहे हैं। पहले इतना एंगल था, फिर यहाँ पर इतना एंगल था, सब ऐसे वो सोच सकते हो ना। अरे भाई इस तरीके से आप हो तो यहाँ से कोई एंगल बना रहे हो, अब हम पहुँच गए यहाँ पर, एंगल चेंज हो गया, ऐसा बोल सकते हो। बट एक केस में जो बेस है वो आपने माना हुआ है, ठीक, उस रिस्पेक्ट में। बट यहाँ पर बेस जो चल रहा है आपका जो फिक्स है, देखो नीचे जो ओरिजिनल है, तो यहाँ पर बेस ओरिजिनल होता है और उससे हम अपना कंपेरिजन करते हैं, एंगल निकालते हैं, ठीक। तो ये था हमारा लेक्चर, फिर मिलते हैं, नमस्कार।